मध्य प्रदेश की जनजातियाँ जो यूनिट 10 है एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के सिलेबस की, हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि आपके अंदर एक एक कॉन्फिडेंस जाग जाए और आप एक बेहतरीन मेंटेलिटी के साथ हमारे साथ जुड़ सकें। ये निर्माण आईएएस की बुक है जिसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसके जो 10 टॉपिक हैं ना वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अध्याय क्रमांक 10 हमने कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय क्रमांक 11 की और उसके बाद अगले वीडियो में हम अध्याय क्रमांक 12। इस प्रकार से एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा यूनिट 10 का एक मैराथन वीडियो भी आया है जिसमें अध्याय 10 तक के सभी टॉपिक शामिल हैं। तो अगर आप उसको देखना चाहें तो एक ही वीडियो में करीब करीब 7 घंटे में 10 के 10 टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो। अगर आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है जनजाति विशेष यूनिट 10 के नाम से, तो आप उस पर जाएं और एक एक वीडियो भी देख सकते हो अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो। अगर आप मैराथन वीडियो देखना चाहते हो तो अध्याय क्रमांक 1 से लेकर अध्याय क्रमांक 10 तक का जो निर्माण आईएएस की बुक है जनजाति वाली, उसके अध्याय क्रमांक 1 से अध्याय क्रमांक 10 तक का मैराथन वीडियो डला है। और अब जो दूसरा मैराथन वीडियो आएगा वो अध्याय क्रमांक 11 से जो लास्ट चैप्टर है हमारा अध्याय क्रमांक 17 वहां तक का होगा। ये दूसरा मैराथन वीडियो होगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है मध्य प्रदेश की जो अन्य जनजातियां हैं ना, कोल जनजाति के बाद जो 11वां चैप्टर है उसमें जो अन्य जनजातियां हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है तो किसी भी पॉइंट को हमें छोड़ना नहीं है। ये तो हम सीधे पहुंचते हैं अध्याय क्रमांक 11 पर और देखते हैं कौन कौन सी जनजातियां हैं देखने के लिए। आज आपको जो है सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं और टॉपिक की बात करते हैं। तब तक आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, है ना, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ सकें। और शेयर तो आप कम से कम एक बार कर ही दिया करो, कोई जुड़े नहीं जुड़े इससे तो लेना देना है नहीं, लेकिन शेयर करना अच्छी बात है। आप करेंगे तो जिन लोगों को ज़रूरत होगी, जो लोग कुछ चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रदेश के ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ चीज़ें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, तो कम से कम इस समय वो मोबाइल का सही उपयोग तो कर पाएंगे, है ना। हम इतना तो कर ही सकते हैं किसी के लिए। ऐसी मेंटेलिटी जो है एक अधिकारी की होती है जो आपके बारे में आपकी होनी चाहिए, है ना। अन्य प्रमुख जनजातियां देखना है, पेज नंबर 119 पर पहुंचना है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजातियां। तो देखो हमने क्या देखा था कि मध्य प्रदेश में 43 जनजातीय समूह हैं, है ना। उसमें हमने बहुत सी कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों को एक एक टॉपिक में देखा है। अब हम जिस टॉपिक को बात कर रहे हैं उसमें कुछ अन्य जनजातियां हैं, तो लगभग लगभग जितनी भी जनजातियां छूट रही हैं वो सभी हैं। सबसे पहले हम भिलाला जनजाति की बात करेंगे। ये भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति है, जानते हो ना आप। इसका क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में भी लगाया था कि भील जनजाति की सबसे बड़ी जो उपजाति है वो कौन सी है, तो भिलाला जनजाति है। भिलाला मध्य प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है जो भील जनजाति की एक उपजाति मानी जाती है, किंतु इनका भील जनजाति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। तो उपजाति तो मानी जाती है लेकिन किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, और भील जनजाति की सबसे बड़ी जनजाति उपजाति है ये भील भिलाला। भिलाला जनजाति स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? स्वयं को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं। इनके भौगोलिक विस्तार की बात करें तो आपको भिलाला जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ, पश्चिमी निमाड़, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम जिले में देखने को मिलेगी। इनकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो यह जनजाति शारीरिक दृष्टि से भील जनजाति से भिन्न है। इनका कद ऊंचा है, रंग गोरा है, नैन नक्श साफ और सुंदर सामान्य होते हैं। सामान्यतः इनका बदन जो है गठीला और रौबदार, चेहरा तथा रंग गुलाबी होता है, इसलिए कहा जाता है कि भिलाला जनजाति कम राजपूत अधिक लगते हैं। तो ऐसा कहा जाता है भिलाला जनजाति के बारे में। भिलाला जनजातियां की भी उपजातियां हैं, तो भिलाला जनजाति की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कौन सी? एक तो ओखे, पटेलिया और बालिया। ये भिलाला जनजाति की 3 शाखाएं हैं, ओखे, पटेलिया और बालिया। ओखे को तड़वाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओखे जो होते हैं ना इनको तड़वाल भी कहा जाता है, और भिलाला में इनका स्थान सबसे ऊंचा होता है। तो भिलाला जनजाति है उसमें जो ओखे होते हैं सबसे ऊपर होते हैं।
इसीलिए पटेलिया और बालिया से विवाह संबंध नहीं करते हैं। तो जो ओखे होते हैं जिन्हें तड़वाल कहा जाता है, ये पटेलिया और बालिया भिलाला जनजाति में विवाह नहीं करते हैं, एक ही जनजाति के होने के बाद भी। मतलब ऊंच नीच का जो सिस्टम है ना, हर जगह चलता है, ये खत्म होना चाहिए। जैसे आज हम इस टॉपिक को देख रहे हैं और आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिसकी शुभकामनाएं बहुत बहुत आपको, है ना। इन्होंने इतना कुछ किया, अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया अपना, सिर्फ किस लिए? ताकि इस भेदभाव को ख़त्म किया जा सके और समाज में सुधार किया जा सके। श्रम कानून जो है उनमें सुधार किया, जो आप आज जो आपको न्यूनतम वेजेस मिलता है ना, मजदूरी मिलती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही छुआछूत के लिए ही काम करते रहे, बहुत सारे अनेक अनेक महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया है बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो क्या करना है, कभी भी ऐसा मना करे कि बाबा साहब अम्बेडकर का हम विरोध करने वाले हैं, उससे पहले उनको पढ़ना है, उनको जानना है। किसी भी व्यक्ति को आप विरोध करने से पहले हमें उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ना है, जानना है कि वो है क्या, उसके बाद हम विरोध करेंगे उसका, कि विरोध करना भी है कि नहीं करना है। तो आप भी अपने यहाँ भीम जयंती मनाइएगा, है ना। और कहीं भीड़ इकट्ठी करके भीम जयंती नहीं मनाना है, क्या करना है, अपने घर में ही मनाना है और अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको बताना है, बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों से परिचित कराना है, उनके संघर्ष से परिचित कराना है अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, ताकि वो जान सकें कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने किस प्रकार का संघर्ष किया और उस लेवल से जाके किस लेवल तक पहुंचे हैं वो आज की स्थितियों में, उस समय के हालात तो कुछ और ही थे, आज की स्थितियों में भी वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है, जिस हालातों में वो वहां तक पहुंचे हैं। तो हम देख रहे थे भिलाला जनजाति को। भिलाला जनजाति में हमने देखा कि इसकी 3 शाखाएं हैं, जिसमें ओखे जो हैं वो सबसे ऊपर होते हैं, फिर पटेलिया और बालिया का नंबर आता है। भिलाला में अनेक गोत्र नाम पाए जाते हैं, जिनमें कुछ का विवरण यहाँ पर है। तो एक होता है जमरा, बोंदर, बघेल, सोलंकी, भीड़े, नरगेंस, मंडलाई, परमार, डोडदा, चौगड़, कनाजिया, ओहरिया, डावर, निगवाल, मुझालदा, रावत और तेडेडला। ओखे और पटेलिया के गोत्र नामों में कहीं कहीं समानता पाई जाती है, फिर भी इनके गोत्र और नातेदारी की व्यवस्था अलग है। इनमें जो गोत्र पाए जाते हैं उनका विवरण है: खपेड़, परमार, शोपड़, राठौर, डामर, झरनिया, झुंड, झुंदिया और भामर। ये इनके गोत्र हैं, किसके? ओखे और पटेलिया के। भिलाला जनजाति की सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो भिलाला जनजाति की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें संयुक्त एवं एकल दोनों प्रकार के परिवार देखने को मिलेंगे। तो देखो, संयुक्त और एकल तो परिवार दोनों हर ही जनजाति में देखने को मिल रहे हैं। किसी भी जनजाति को हम पढ़ रहे हैं, लगभग लगभग सभी जनजातियों में ऐसे देखने को मिल रहे हैं। परिवार का जो हेड होता है उसका स्थान जो है वो सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि परिवार पितृसत्तात्मक, पितृवंशी या पितृस्थानी होते हैं। भिलाला जनजाति की जो पंचायत है वह पंचायत का निर्माण पंचों से होता है। ये सारे पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच उस व्यक्ति को बनाया जाता है जो उम्र में अधिक हो, जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो। सरपंच जो भी निर्णय देता है उसका पालन सभी को करना होता है, बंधनकारी होते हैं उसके निर्णय में। सरपंच द्वारा जो दंड दिया जाता है उसको पंचायत की मान्यता होती है तथा सभी उसको पालन करना होता है। तो ये तो सब सिस्टम तो ठीक है। अच्छा, गलत क्या है यहाँ पे भिलाला जनजाति में? ये है कि जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होता है ना, वही व्यक्ति सरपंच बनाया जा सकता है। तो जो उस उम्र में सबसे अधिक हो और आर्थिक दृष्टि से संपन्न हो, तो उसका फैसला सर्वोपरि हो जाएगा, तो फिर तो गलत है ना। मतलब डेमोक्रेसी नहीं है यहाँ पे, हम ये कह सकते हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कोटवार होता है, जैसा कि हम सभी जनजातियों में देख रहे हैं कि कोटवार तो होता ही है। कोटवार जहाँ एक और पंचायत के कार्यों में हाथ बटाता है, वहीं दूसरी ओर गांव के तथा अन्य व्यक्तियों की आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराता है। भिलाला जनजाति की सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो जन्म संस्कार में भिलाला जनजाति में जब बच्चे का जन्म का समय होता है तो दाइन को बुलाया जाता है। किसे बुलाया जाता है? दाइन को बुलाया जाता है भिलाला जनजाति में जब जन्म संस्कार होता है। जन्म के 3 दिनों तक बच्चे को माँ दूध नहीं दिया जाता है, माँ का दूध, तथा उसे गुड़ और गर्म पानी कपड़े से रुई से पिलाया जाता है। तो ये तो परंपरा समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ इतना ठीक है कि आपको जान लेना है ये इनके अपने संस्कार हैं, तो इसमें दखलंदाजी नहीं की जा सकती है।
जो भिलाला जनजाति है उसमें जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसके 3 दिन तक वो है अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, बल्कि क्या पिलाया जाता है, गुड़ और गर्म पानी को कपड़े की रुई से पिलाया जाता है। बच्चे पैदा होने के दिन कुछ ही नहीं दिया जाता। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन कुछ नहीं दिया जाता, उसे केवल ताड़ी या शराब, शहद दिया जाता है। जो शहद बच्चे को दिया जाता है उसे कोप्टे का शहद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोप्टे का शहद कहा जाता है। तो जब से हम जनजातियां पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि कहाँ क्या क्या होता है ना। तो भिलाला जनजाति में एक नई चीज देखने को मिली है कि बच्चा जिस दिन पैदा होता है ना, उस दिन उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है, उसे केवल ताड़ी या शराब, शहद दिया जाता है। जो शहद बच्चे को दिया जाता है उसे कोप्टे शहद कहा जाता है। 3 दिन बाद माँ को दलिया और गुड़ दिया जाता है तथा उसे धावड़े का गोंद डाला जाता है। तो 3 दिन बाद जो माँ होती है उसको दलिया और गुड़ दिया जाता है। 10-15 दिन बाद जल पर्व की पूजा होती है, जिसमें पड़ोस के लोग आते हैं और बच्चे को धागा बांधते हैं। इस दिन बच्चे को समाज का सदस्य मान लेते हैं। इसी दिन ही बच्चे का नामकरण भी किया जाता है 10-15 दिन बाद। तो जन्म संस्कार में देखो पहले क्या होता है, समझो। बच्चे के जन्म के समय दाइन को बुलाया जाता है। बच्चे का जब जन्म होता है तो 3 दिन तक बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है। कुछ नहीं, माँ का दूध नहीं दिया जाता, जबकि गुड़ और गर्म पानी तो दिया जाता है ना। और बच्चे का जिस दिन जन्म होता है उस दिन उसको शराब या शहद दिया जाता है, जिसे कोप्टे कहा जाता है। और उसके बाद जो 8-10 दिन बाद, 10-15 दिन बाद जल पर्व होता है ना, उसमें क्या होता है, पड़ोस के लोग आके बच्चे को धागा बांधते हैं। इस दिन बच्चे का नामकरण भी होता है। अब हम भिलाला जनजाति की विवाह प्रथा पर आते हैं। विवाह व्यवस्था तथा परंपरा के अनुसार ही संपन्न होते हैं। तो विवाह भिलाला जनजाति में मुख्य रूप से पलायन विवाह, बलात विवाह व सेवा विवाह तथा व्यवस्थित विवाह प्रचलित है। व्यवस्थित विवाह, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि यह विवाह का वह प्रकार है जो एक व्यवस्था के आधार पर संचालित होता है, यह व्यवस्थित विवाह कहलाता है। भिलाला जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। भिलाला जनजाति में जो है वो बाल विवाह का प्रचलन नहीं है। संगोत्रियों तथा निकट संबंधियों में विवाह करना वर्जित माना जाता है। यदि पत्नी का मूल्य चुकाने की स्थिति में हो तो एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है। स्त्रियां तथा पुरुष पुनः विवाह भी कर सकते हैं। समाज में विधवा तथा विधुर विवाह को मान्यता प्राप्त है। भिलाला समाज में बलात विवाह तथा प्रेम विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। विवाह प्रक्रिया की बात करें तो भिलाला विवाह का सूत्रपात भी मंगनी से ही होता है। विवाह संबंध स्थापित करने के लिए पहल बहनोई अथवा जीजा द्वारा की जाती है, जिसे मानगड़िया कहा जाता है। भिलाला जनजाति में क्या कहा जाता है? मानगड़िया कहा जाता है, जो विवाह की पहल करता है, जिसमें बहनोई या जीजा शामिल होता है। दहेज जवानी ना होकर सांकेतिक आधार पर तय किया जाता है। दहेज को देज कहते हैं। तो भिलाला जनजाति जो है उसमें दहेज जो है मुंह से नहीं मांगा जाता है, संकेतों के आधार पर तय होता है और उसे देज कहा जाता है। दहेज कितना हो यह निश्चित करने के लिए कन्या पक्ष की ओर से मक्का अथवा ज्वार के दाने एक कपड़े में बांधकर लड़के वालों को भेजे जाते हैं। एक दाना बराबर 100 रुपए का माना जाता है। भिलाला जनजाति में विवाह अधिकांशतः बैसाख महीने में किए जाते हैं। भिलाला जनजाति के मृत्यु संस्कार की बात करें तो व्यक्ति को जलाने की परंपरा है। भिलाला जनजाति में क्या है, व्यक्ति जो होता है, अगर कोई मृत व्यक्ति है तो उसे जलाया जाता है। स्त्रियां कवाड़ा गीत गाती हैं अथवा तथा रोती भी हैं। कवाड़ा एक प्रकार का गीत होता है जिसमें मृत व्यक्ति के स्मरण को गीत में सम्मिलित किया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि कबाड़ा क्या है? तो कबाड़ा जो है, कबाड़ा एक स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला, भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है जो मृत्यु के समय गाया जाता है। नाते रिश्तेदार मृत शरीर पर कफन डालते हैं। बाद में इस कफन को ढोलकिया को दे दिया जाता है। मृत्यु वाले दिन मृत व्यक्ति के घर खिचड़ी बनती है, जिसे घाट कहा जाता है। तो भिलाला जनजाति में मृत्यु वाले दिन जो खिचड़ी बनती है ना, मृत्यु वाले दिन मृत व्यक्ति के घर, उसे घाट कहा जाता है। 12वें दिन नुक्ता भी होता है। क्या होता है 12वें दिन? नुक्ता होता है। इसमें बहू अथवा बेटी बकरा लाती है जो उस दिन बनाया जाता है। तो भिलाला जनजाति में बकरा काटा जाता है
किस दिन? 12वें दिन मृत्यु के। तीरथ भोज भी होते हैं। अनेक बार ऐसा भी होता है कि मृत व्यक्ति की अर्थी उठाने से पहले ही यह तय कर लिया जाता है कि मृत्यु भोज में क्या बनेगा। मृत्यु भोज मृत व्यक्ति को जलाने के बाद कहीं कहीं नदी आदि के किनारे भोजन बनता है तथा सभी लोग भोजन कर वापस आते हैं। इसे ही तीरथ भोज का किया जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे आप कभी मिट्टी में गए होंगे या लकड़ी में गए होंगे, है ना, ये जो होता है, तो ऐसे ही भिलाला जनजाति में होता है। जलाया जाता है, दफनाया जाता नहीं है, है ना। और एक जो गीत होता है, स्त्रियां गाती हैं, तो ये दुख भरा गीत होता होगा, कोई कबाड़ा गीत, तो ये स्त्रियां गाती हैं मृत व्यक्ति के स्मरण में, और रोती भी हैं, है ना। और जो कफन शरीर पर ढाक के ले जाया जाता है, उसे ढोलकिया को दे दिया जाता है। मृत्यु वाले दिन क्या होता है, कुछ खाना बनता है ना, जो रिश्तेदार लोग सभी आते हैं उनको, तो उसमें खिचड़ी बनती है भिलाला जनजाति में, और उसे घाट कहा जाता है। 12वें दिन नुक्ता होता है ना। इसमें बहू अथवा बेटी बकरा लाती है और उसे बनाया जाता है। तो 12वां दिन होता है जो मृत्यु का भिलाला जनजाति में, उसमें बकरे के भोज कराए जाते हैं। बकरे को भोजन नहीं खिलाया जाता है, बकरे को काट कर उसे बनाया जाता है। तीर्थ भोजन अर्थात नदी किनारे जो भोजन बनाए जाते हैं और सबको खिलाया जाता है, उसको तीर्थ भोजन कहा जाता है। भिलाला जनजाति के पर्व त्योहारों में आपको याद रखना है दिवासा। क्या है? दिवासा आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसमें यह जुलाई माह में मनाया जाता है। इसे बाण देव की पूजा की जाती है। इसी दिन सती स्त्री तथा अकाल मृत व्यक्ति की पूजा की जाती है। एक त्योहार होता है राखी। यह महत्वपूर्ण त्योहार है जो 15 से 20 दिनों तक चलता है। राखी बांधने का समय शाम को निर्धारित है। वह राखी पालतू जानवरों को भी बांधी जाती है। जन्माष्टमी का त्योहार भी भिलाला जनजाति के लोग मानते हैं और ये अत्यंत धूमधाम से मानते हैं। ऐसे अपनी 8वीं कहते हैं। 11वीं मानते हैं, ये नवदुर्गे की पूजा भी मानते हैं। अभी तो नवदुर्गे चल रहे हैं, तो आप लोगों में से भी कुछ लोग व्रत कर रहे होंगे, है ना। लड़कियां विशेष करके अधिक व्रत करती हैं। उनको लगता है व्रत करने से उन्हें ये प्राप्त होगा, अच्छा वर मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है ना। अच्छी बेहतरीन रूप से तैयारी करो, सिलेक्शन लो, अधिकारी मैडम बनो, तो आप जिसे चाहोगे ना वो मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। इसके लिए आपको ना बेहतरीन अच्छे तरीके से रिवीजन करो, बेहतरीन शानदार तरीके से 10-10 घंटे पढ़ाई में दो आज, तो कल जाके आपको मनचाहा वर मिलेगा। दीपावली का उत्सव भी मनाते हैं। इस दिन क्या करते हैं भिलाला जनजाति के लोग? उबा बाबा की पूजा करते हैं। किसकी? उबा बाबा की। साथ ही होली के दिन ये सेमल के पेड़ पर एक डगाल काट कर लाते हैं और उस स्थान पर गाड़ दी जाती है। कंडे की माला बनाई जाती है तथा उस माला को इस सेमल की लकड़ी को पहनाया जाता है, जिसे बलिया कहा जाता है। तो लगभग लगभग हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं ना, आमतौर पर ये भिलाला जनजाति के लोग सभी मनाते हैं। अब हम भिलाला जनजाति के धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं। सात मात्रा, शीतल माता को सात मात्रा कहते हैं ये लोग, भिलाला जनजाति के लोग। सात मात्रा की पूजा की जाती है। बच्चों की बीमारी आदि को खासकर भील जनजाति में बड़वा जो है एक धार्मिक गुरु होते हैं। बड़वा, इतना ही याद रखना है बस, धार्मिक गुरु होते हैं बड़वा। भिलाला जनजाति को हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, उसको सार रूप में देख लेते हैं। देखो, भिलाला जनजाति जो है वो भीलों की उपजाति है। ये देखा, महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। और इनका भौगोलिक विस्तार जो है झाबुआ, पश्चिमी निवाड़, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और रतलाम में मिलता है। शारीरिक बनावट के बारे में हमने देखा था और उपजातियां देखी थी, ओखे, पटेलिया और बालिया। ओखे जो हैं वो सबसे ऊंचे वाले होते हैं, उसके बाद पटेलिया और बालिया का नंबर आता है। सामाजिक संगठन में हमने देखा था कि एकल और संयुक्त तो दोनों परिवार पाए जाते हैं। एक पंचायत होती है जो पंचों से मिलकर बनती है। पंचायत का मुखिया गांव का सरपंच होता है, जो बुजुर्ग और धनी व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसका फैसला सर्वोपरि होता है, जिसका निर्णय जो है सभी को मानना पड़ता है। भिलालाओं की पंचायत में एक कोटवार होता है जो ग्रामीण वासियों को सूचनाएं उपलब्ध कराता है। तो कोटवार तो मान के ही चलना है कि सभी में रहता है। फिर हमने भिलाला जनजाति के विवाह की बात की थी। तो विवाह पलायन विवाह होता है, बलात् विवाह, सेवा विवाह प्रचलन में है। अधिकतर विवाह बैसाख माह में होते हैं, यह भी देखा। विवाह में वर पक्ष दहेज देता है, जिसे देज कहते हैं। जीजा द्वारा मंगनी की रस्म की जाती है, जिसे मानगड़िया कहा जाता है।
और मृत्यु संस्कारों में जलाने की प्रथा है, कबाड़ा गीत गाया जाता है, भिलाला घाट होता है, नुक्ता प्रथा है जिसमें बकरा के भोजन कराए जाते हैं और तीर्थ भोजन भी होते हैं। पर्व उत्सव और त्योहार में हमने देखा कि लगभग लगभग हिंदुओं के त्योहार ही मनाते हैं और दिवासा एक त्योहार है जिसको भी आपको याद रख लेना है। धार्मिक जीवन में ये सतमात्रा शीतला देवी की पूजा करते हैं, बड़वा भिलाओं के धार्मिक गुरु होते हैं। अब हम बात करेंगे अगरिया जनजाति की। तो आई होप कि भीलाला जनजाति के बारे में आप इतनी चीजें समझ पाए होंगे। तो अगरिया जनजाति को शुरू करते हैं। भिलाला जनजाति का एक बार तो और नहीं करना है रिवीजन ना, ठीक है, आप अपने हिसाब से कर लेना है एक बार और रिवीजन, क्योंकि ये भी भिलाला जनजाति भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है और उससे क्वेश्चन देखा जा सकता है। अगरिया जनजाति की बात करते हैं। अगर हम बार बार देखो, रिवीजन तो करना ही है, ये तो तय है, लेकिन अगर मैं रिवीजन बार बार कराऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपका देखने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, उसके बाद फिर रिवीजन कर देता हूँ। इसके बाद तीसरा जो रिवीजन है वो आप खुद से कर लेना तो अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं अगरिया जनजाति की। अगरिया जनजाति जो है ये गौड़ जनजाति की एक उपशाखा है। किसकी है? गौड़ जनजाति की उपशाखा है अगरिया जनजाति। तो पूछा जाए कि अगरिया जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है या उपजाति है, तो ये गौड़ जनजाति की है। किसकी है? गौड़ जनजाति की उपशाखा है अगरिया जनजाति। यह लोहे को आग में डालकर गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं, अतः इनका नामकरण जो है वो अगरिया हुआ है। तो यह जो है अगरिया लोहे को आग में गलाकर लोहे की कारीगरी का कार्य करते हैं, अतः इनका नामकरण जो है वो अगरिया हुआ है। इतिहासकार जो है रसेल और हीरालाल, इनके अनुसार विश्व में लोहे के प्राचीनतम कारीगर अगरिया जनजाति के लोगों को ही माना जाता है। ये अपनी उत्पत्ति अग्नि से ही मानते हैं। तो देखो क्या क्या याद रखना है परिचय में। पूछा जाए कि अगरिया जनजाति किसकी उपजाति है, तो गौड़ जनजाति की उपजाति है। कार्य क्या है इनका? लोहे को गलाकर लोहे की कारीगरी करना इनका कार्य है, इसलिए इनका नाम अगरिया पड़ा है। हीरालाल और रसेल ने इनको क्या कहा है, तो इनके बारे में बताया है कि विश्व के प्राचीनतम लोहे के कारीगर हैं। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? आग से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगरिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट और उमरिया डिंडोरी में आपको अगरिया जनजाति देखने को मिलेगी। अगरिया जनजाति को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक तो होते हैं पाथरिया अगरिया, है ना, पथरिया अगरिया, और एक होते हैं खूंटिया अगरिया। तो ये दो विभाजन है इनके, इसको आपको याद रखना है। पूछा जाए कि अगरिया जनजाति के कितने भाग हैं, तो उसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? पथरिया अगरिया और खूंटिया अगरिया, ये दो भाग आपको याद रखने हैं। बैरियर एल्विन ने इन्हें चार भागों में बांटा है: पथरिया अगरिया, खलहा अगरिया, चोक अगरिया और मलाही अगरिया। ये किसके अनुसार है? बैरियर एल्विन के अनुसार है। यह भी याद रखना है कि बैरियर एल्विन ने इन्हें कितने भागों में बांटा है, तो चार भागों में: पथरिया, खलहा, चोक और मलाही। इस प्रकार से याद रखना है। वहीं सामान्य वर्गीकरण में दो ही याद रखने हैं: पथरिया और खुटिया। कौन सा? पथरिया और खुटिया याद रखना है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति है। अगरिया जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह की जनजाति है। इनका कद मध्यम, रंग सांवला, नासिक मध्यक से चौड़ी होती है, बाल हल्के घुंघराले, आंखें सामान्यतः छोटी होती हैं। इनकी निवास की बात करें तो मकान घास फूस के बने होते हैं जो एक कक्षीय होते हैं। पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्र में गांव बसाते हैं जो केंद्रीकृत होते हैं। देवताओं की बात करें तो लोहासुर जो हैं इनके प्रमुख देवता हैं। कौन है? लोहासुर जो हैं इनके प्रमुख देवता हैं, जिनका निवास स्थान धधकती भट्टी हुआ माना जाता है। अगर ये लोग अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। तो अगर ये जनजाति के प्रमुख देवताओं में आपको याद रखना है लोहासुर। ये अपने देवता को काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं और ये धधकती हुई जो भट्टी होती है ना, उसमें इनका निवास मानते हैं लोहासुर देवता का। अगर ये जनजाति की सामाजिक विशेषताओं में देखें तो ये यहाँ पर पितृसत्तात्मकता पाई जाती है। विवाह में बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। उड़द दाल को भी शुभ संकेत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। किसको? उड़द दाल को। अगर यह जनजाति में वधु शुल्क प्रचलित नहीं है, तो अगर यह जनजाति जो है इसमें वधु शुल्क प्रचलित नहीं है, तो विवाह में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि बहु विवाह, विधवा विवाह प्रचलित है। उड़द दाल को शुभ संकेत माना जाता है। वो तो इस दाल को तो हम कई जनजातियों में देख चुके हैं ना, अधिकतर जनजातियों में उड़द दाल को बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये जनजाति में वधु शुल्क प्रचलित नहीं है।
अब हम खान पान की बात कर लेते हैं। तो जो अगरिया जनजाति है, इनका प्रिय भोजन है सुअर का मांस। क्या है? सुअर का मांस जो है वो इनका प्रिय भोजन है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बुक में लिखा है। तो अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन है सुअर का मांस। मक्का से बना पेज एवं महुआ की बनी मंद यानी कि शराब का सेवन ही करते हैं। तो मक्का से जो पेज बनता है ना, वो इनको बहुत पसंद है। साथ ही महुआ की बनी हुई शराब भी इनको बहुत पसंद है, जिसे मंद कहा जाता है। तो खान पान में अगर ये जनजाति के सुअर का भोजन, मक्का से बना पेज और महुआ की शराब याद रखनी है। वस्त्र एवं आभूषण में ये पुरुष वर्ग के जो लोग हैं वो धोती पहनते हैं अगर ये जनजाति में, और बनियान एवं बंडी पहनते हैं। वहीं स्त्रियां धोती पहनती हैं, पोल का ब्लाउज पहनती हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो अगरिया जनजाति के लोग बहुदेववादी एवं प्रकृति पूजक हैं। इसमें इनके प्रमुख देवता लोहासुर हैं, जिनका निवास धधकती हुई भट्टी होती है। मुझे ना इन जनजातियों में एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि अधिकतर जनजातियां जो हैं वो प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति ही वास्तव में देवी देवता होने चाहिए हमारे, जिनसे हमें संसार की हर एक चीज मिल रही है। इस प्रकृति से, इस धरती माँ से, इन पेड़ पौधों से, वृक्षों से, जंगलों से, नदियों से, पहाड़ों से, पर्वतों से, सब कुछ तो इन्हीं से प्राप्त हो रहा है ना? और तो और भगवान भी इन्हीं से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि जिन देवी देवताओं को आप पत्थर के रूप में पूज रहे हो, वह भी किसी ना किसी पर्वत पठार से ही मिले हैं, उनसे ही बनाए गए हैं इनको, तो उनको पूज रहे हो आप। तो सच में वास्तव में अगर कोई भगवान है तो वो प्रकृति ही है, और प्रकृति को बचाने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। पर्यावरण को बचाने के लिए, नदियों को, समुद्र को बचाने के लिए, पहाड़ों को, पर्वतों को, जंगलों को बचाने के लिए, इन चट्टानों को, जमीन के अंदर निकल रहे खनिजों को बचाने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। तभी आप सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। शवों को मुख्यतः दफनाया जाता है। तो जो अगरिया जनजाति है, इसमें शवों को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। लेकिन अकाल मृत्यु व सम्मानीय व्यक्ति को मृत्यु के बाद जलाया जाता है। इनके प्रमुख त्योहार में बिदरी, नवाखाई, जवारा, होली, दिवाली और दशहरा शामिल है। तो नवाखाई अगरिया जनजाति का त्योहार है, इसे याद रखना है। कौन सा? नवाखाई और बिदरी, ये दो याद रख लेना है। बाकी तो जो सामान्य हिंदुओं के होते हैं त्योहार वही है। अगरिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों में परधौनी, कर्मा और झरपट याद रखना है। तो अगरिया जनजाति के जो व्यक्ति हैं वो परधौनी, कर्मा और झरपट नृत्य करते हैं। वहीं भाषा के रूप में अगरिया जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ी, बुंदेली और गोंडी बोलते हैं। तो ये तो थी अगरिया जनजाति। अब हमें पनिका जनजाति देखनी है, उससे पहले हम अगरिया जनजाति का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा अगरिया जनजाति के बारे में कि ये गौड़ों की उपजाति है। किसकी है? गौड़ों की उपजाति है, और ये लोहे का काम करते हैं। सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, सीधी, मंडला, बालाघाट क्षेत्र में मिलेगी आपको देखने को। उपजातियों में दो भागों में बांटा गया है, पाथरिया पाथरिया और खुटिया, इतना याद रखना है। साथ ही बैरियर रेलवे ने इन्हें चार भागों में बांटा था, पथरिया, खलहा, चोक और मलाही। शारीरिक विशेषताओं में हमने कुछ विशेषताएं देखी, इसके बाद हमने इनके निवास के बारे में देखा था, फिर हमने इनके देवता के बारे में देखा। लोहासुर के बारे में आपको याद रखना है, जो भड़कती हुई भट्टी में निवास करते हैं और काली मुर्गी को भेंट चढ़ाई जाती है। इनका जो परिवार है पितृसत्तात्मक होता है। विवाह में बहुपत्नी विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है, और वधु शुल्क प्रचलित नहीं है। इनके भोजन में हमने देखा कि सुअर का भोजन करते हैं, सुअर के मांस का भोजन करते हैं, और मक्का से बना हुआ पेज, साथ ही महुआ की बनी हुई मंद इनको बहुत पसंद होती है, शराब। इनके वस्त्र आभूषण को देखा था, फिर हमने इनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को देखा, और उसके बाद हमने इनके नृत्य वगैरह को देखा, और उसके साथ ही अगरिया जनजाति जो है वो समाप्त होती है। तो भील भिलाला जनजाति और अगरिया जनजाति इस वीडियो में हम देख चुके हैं। अब हम पनिका जनजाति की बात करते हैं। तो पनिका जनजाति के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए आप एक बार यहाँ वहाँ देख लीजिए, थोड़ा मूड फ्रेश कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आयुषी ने और प्रिया ने कमेंट किया था कि सर टेलीग्राम चैनल कौन सा है? तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे और लिखेंगे अधिकारी बाबू MPPSC, सर्च करेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा। जो यूट्यूब के लोगो में लगा हुआ है ना फोटो, यूट्यूब का लोगो है, वही टेलीग्राम चैनल का भी लोगो है। तो उसको आपको ज्वाइन कर लेना है, और सभी लोगों के लिए है जिसको भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सकते हो।
तो क्या करना होगा, टेलीग्राम ओपन करें आप और सर्च वाले बटन पर दबाएं और उसमें लिखें अधिकारी बाबू MPPSC। जैसे यूट्यूब के चैनल का नाम है अधिकारी बाबू, उसमें MPPSC भी साथ में जोड़ लेना, तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो आ जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। और जो भी समस्या हो या कोई दिक्कत आ रही हो तैयारी में, तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, हमें पर्सनल भी कमेंट कर सकते हो, पर्सनल भी बता सकते हो, तो उसको अपन करेंगे सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 95+ क्वेश्चन सही होने चाहिए, ऐसा टारगेट होना चाहिए। तो इसके लिए कैसे होगा ये पूरा, इसके लिए रिवीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो रिवीजन से ही होगा। अब हम पनिका जनजाति की बात करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। यह मध्य प्रदेश की एक पिछड़ी जनजाति है जो कपड़े बुनने का कार्य करती है। तो पनिका जनजाति के जो लोग होते हैं, ये कपड़े बुनने का कार्य करते हैं। इस जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, द्रविड़ प्रजाति से संबंधित माना जाता है। पनिका जनजाति के लोग कबीरपंथी होते हैं। ये कबीरहा भी कहलाते हैं। ये अपनी उत्पत्ति देवी जी से मानते हैं एवं कबीर को अपना पूर्वज मानते हैं। तो पनिका जनजाति के परिचय में पहले तो आपको याद रखना है कि ये कबीरपंथी होते हैं, है ना, पनिका जनजाति के लोग, और खुद को कबीर का वंशज मानते हैं। भौगोलिक विस्तार, पनिका जनजाति आपको छत्तीसगढ़ एवं विंध्य प्रदेश की जनजाति है। यह मध्य प्रदेश के सीधी शहडोल, अनूपपुर, उमरिया में पाई जाती है। शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति के सदस्य हैं और इनकी त्वचा जो है सांवली, काली आंखें, कद मध्यम, बाल घुंघराले होते हैं। आवास जो होता है घास फूस से बने होते हैं, गोबर से ये लीपते हैं अपने घरों को और पहाड़ों की ढलान एवं जंगलों में निवास करते हैं। इनका मकान जो है आमने सामने पंक्तिबद्ध रूप से बनाए जाते हैं। तो पनिका जनजाति के लोग अपने मकान जो होते हैं, घर जो होता है, उनको गोबर से लीपते हैं। पहाड़ों की ढलान एवं जंगलों में इनका घर होता है और आमने सामने पंक्ति में बनाए जाते हैं इनके घर। पनिका जनजाति की उपजातियों में आपको याद रखना है, इनके उपवर्ग में शक्ति, साकेत, पनिका और कबीरपंथी। पनिका जनजाति की उपजातियों में शक्ति, साकेत आपको विशेष रूप से याद रखना है। पनिका जनजाति कई गोत्रों में बटी हुई है जिन्हें कुर कहा जाता है। तो पनिका जनजाति के गोत्र को क्या कहा जाता है, कुर कहा जाता है। कुर का शाब्दिक अर्थ होता है कुली। कई कुर मिलकर एक कुरहा का निर्माण करते हैं। तो कई कुर मिलकर कुरहा का निर्माण करते हैं और कुरहा के लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। तो जो कुरहा होता है उसके लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं। देखो क्या होता होगा, कई गोत्र मिलकर एक कुरहा बनाते होंगे और एक ही कुरहा के लोग जो है वो आपस में विवाह नहीं कर सकते होंगे, ऐसी प्रथा होगी। पनिका जनजाति की सामाजिक विशेषताओं में तो वही है, सभी जनजातियों में हम देखते आ रहे हैं कि पितृ सत्तात्मकता हावी है और परिवार एकल एवं संयुक्त परिवार देखने को मिल रहे हैं। विवाह की बात करें तो इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं, तो एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते हैं। लमसेना, घुसपैठिया विवाह, पुनर्विवाह, प्रेम विवाह और देवर भावी विवाह आदि प्रचलित हैं। वहीं वधु मूल एवं बहुपत्नी विवाह का प्रचलन भी है। धार्मिक विशेषताओं में ये बहुदेववादी हैं, प्रकृति पूजक हैं, सूर्य, इंद्र, हनुमान, दूल्हादेव, बूढ़ी माता, मरही, हुल्की, बाई आदि की पूजा करते हैं। बनमाई, रातमाई, बूढ़ादेव इनके पारंपरिक देवी देवता हैं। हिंदू धर्म के प्रभाव में ये राम, हनुमान, सीता की भी पूजा करते हैं। तो इनके जो जनजातियों के देवता होते हैं वो अक्सर ऐसे ही मिलेंगे आपको। एक तो बूढ़ी माता मिलेंगी, दूल्हा देव तो निश्चित रूप से होंगे, ठाकुर देव होंगे, बूढ़ा देव होंगे, है ना, बनमाई, रतमाई मिलेंगी, है ना, ये देवी देवता इनके देखने को मिलेंगे। साथ ही हिंदू देवी देवता भी उसमें शामिल होते हैं। ये कबीरपंथी हो चुके हैं, अतः इनका एक धर्म गुरु होता है जिसे मेती कहा जाता है। तो पूछा जाए कि पनिका जनजाति में धर्म गुरु को क्या कहा जाता है, तो मेती कहा जाता है। और सांस्कृतिक विशेषताओं में देखें तो जो भाषा होती है, ये गोंडी, बेगानी, छत्तीसगढ़ी की मिश्रित भाषा बोलते हैं। और जो पनिका जनजाति है ये विभिन्न प्रकार के नृत्य भी करते हैं। कर्मा नृत्य, दशहरा, सैला, कर्मा, झरपट नृत्य, ये सभी नृत्य करते हैं। पर्व त्योहारों में जबारा त्योहार, नौरता त्योहार, हेरता त्योहार, दिवाली त्योहार, दशहरा त्योहार और होली त्योहार ही मनाते हैं। इतने सारे त्योहार हैं, इतनी सारी जनजातियां हैं, सबके त्योहार याद रखने हैं, सबके नृत्य याद रखने हैं, जन्म मृत्यु संस्कार उनके याद रखने हैं। तो कैसे याद रहेंगे, एकमात्र उपाय है रिवीजन, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। रिवीजन नहीं करोगे कुछ याद नहीं रहेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, याद रहेंगी सारी चीजें। समाधान, मूलतः पनिका जनजाति में दफनाते हैं, लेकिन बुजुर्ग व अकाल मृत्यु के शव को दाह कर्म करते हैं ये। पनिका जनजाति से संबंधित अन्य तथ्यों की बात करें तो कबीरहा मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। यह जनजाति
पारंपरिक वस्त्रों का निर्माण करती है। तो ये तो थी पनिका जनजाति से संबंधित बातें। पनिका जनजाति में जो विशिष्ट रूप से याद रखना है आप उसको सुन लीजिएगा। तो एक तो ये कबीरपंथी होते हैं पनिका जनजाति के लोग, है ना। एक चीज याद रखनी है, कबीर के वंशज खुद को मानते हैं। इनके उपवर्ग में शक्ति साकेत को याद रखना है, और इनका जो गोत्र होता है उसे कुर कहा जाता है, इतना याद रखना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा पनिका जनजाति में कि आपको जो याद रखना है पनिका जनजाति में विशेष रूप से इनके त्योहारों में जावरा त्योहार, नौरता त्योहार, हेरता त्योहार याद रखना है। और जन्म मृत्यु संस्कार वही सभी तरह की से हैं, उसी प्रकार से हैं। ये कबीरहा जो है ना वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ये विशेष रूप से याद रखना है। और वस्त्रों का निर्माण करते हैं। तो पनिका जनजाति में 4 पॉइंट ही हैं याद रखने को, ज्यादा कुछ याद रखने को नहीं। एक तो कबीरहा है ये, है ना, पनिका जनजाति के लोग कबीरपंथी हैं। दूसरा ये वस्त्रों का निर्माण करते हैं। जो कबीरा होते हैं वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं। इनके गोत्र को कुर कहा जाता है। ठीक है, इतनी ही चीजें याद रखनी है। अब हम उराव जनजाति की बात करते हैं। उराव जनजाति भाषा के आधार पर द्रविड़ वर्ग की मानी जाती है। ये लोग स्वयं को कुरुख कहते हैं। तो पूछा जा सकता है उराव जनजाति के लोग अपने आप को अन्य किस नाम से पुकारते हैं, तो कुरुख कहते हैं। इस जनजाति के लोग धांगड़, धनका, किसान आदि नामों से भी जाने जाते हैं। तो इस जनजाति के जो लोग हैं धांगड़, धनका, किसान आदि नामों से भी जाने जाते हैं। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो यह जनजाति मुख्यतः मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, मंडला, डिंडोरी तथा सिंगरौली जिले में निवास करती है। तो उराव जनजाति कहाँ पर मिलेगी आपको? भोपाल, नरसिंहपुर, अनूपपुर, बड़वानी, जबलपुर, इंदौर, मंडला, डिंडोरी और सिंगरौली में देखने को मिलेगी। उपजातियां या गोत्र की बात करें तो उराव की उपजातियों में उराव, धांगड़, धनका, ओड़ा उराव की उपजातियां हैं। और गोत्र में लकड़ा गोत्र, तिग्गा गोत्र, त्रिकी, टोप्पे, पिंजा, पिंजा नहीं मिंज, बेक, खलको, कुरु, कुजूर, इक्का आदि शामिल हैं। सामाजिक व्यवस्थाओं में पंचायत का जो मुखिया होता है उसको महतो कहा जाता है। तो उराव जनजाति में जो पंचायत का मुखिया होता है उसे महतो एवं पुजारी को बेगा कहा जाता है। इस जनजाति में कई समवर्ती ग्राम परहा के रूप में संगठित होते हैं। ग्राम की जाति पंचायत मिलकर परहा पंचायत बनाते हैं। परहा पंचायत का प्रमुख जो होता है उसे परहा राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परहा राजा कहा जाता है। ग्राम पंचायत को गांव परिषद भी कहा जाता है, जिसे ये परहा भी कहते हैं। और उराव की निर्णय प्रणाली राज्य विहीन विशेषताओं से युक्त है। तो पंचायत सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखो। देखो, गांव का मुखिया महतो होता है और पुजारी जो होता है वो बेगा होता है, इतना ही याद रखना है। खान पान में एक चीज यह याद रख लेना कि जो चावल की शराब होती है ना उराव जनजाति में, उसे हंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हंडिया कहा जाता है। हंडिया बनाकर पीते हैं। तो पूछा जा सकता है कि उराव जनजाति में हंडिया क्या है? तो हंडिया एक प्रकार से चावल की शराब है जो त्योहारों और उत्सवों पर पीने का काम करते हैं। ये हंडिया को शराब है, ये चावल की शराब। विवाह की बात करें तो बुंदे विवाह, जिसे बधुमूल्य विवाह कहा जाता है, बंधवा विवाह, राजी मर्जी से, ढुकू विवाह, विधवा विवाह आदि प्रचलित हैं। इनमें युवक युवती को विवाह पूर्व से स्वेच्छा से साथ रहने की अनुमति होती है। उराव जनजाति के वस्त्र और आभूषण में धोती और अंगरखा पहनते हैं। ये लुंगड़ा और पोल का भी पहनती हैं महिलाएं। जन्म मृत्यु संस्कारों में वही है कि दफनाते हैं ये लोग, है ना। मृत्यु संस्कार में ये दफनाते हैं। मृत्यु के 3 दिन बाद रिश्तेदारों को बुलाते हैं और तीही नाहवान की रस्म पूरी की जाती है। इस दिन मृतक के घर व परिवार को शुद्ध माना जाता है, तो इसे बोलते हैं तीही नहवन, शुद्धिकरण हो जाता है घर का। ईसाई उराव में मृत्यु के समय पादरी को बुलाता जाता है और वह ज्ञान, धर्म आदि का उपदेश देता है तथा पापों का प्रायश्चित कराता है। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। इसे अंतमलन संस्कार भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है उराव जनजाति में अंतमलन संस्कार क्या है? उराव जनजाति के नृत्य गान में आपको सरहुल और घुड़िया, डंडा और कर्मा याद रखना है। तो उराव जनजाति का प्रमुख नृत्य है सरहुल, जैसे विशेष रूप से याद रखना है। इस पे तो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए सरहुल नृत्य को। उराव जनजाति के पर्व और त्योहारों में कर्मा पूजा, सरहुल, दशहरा, दिवाली, नवाखाई, फागुन आदि मनाया जाता है। धार्मिक विशेषताओं में उराव जो है वो 2 प्रकार से होते हैं। एक तो हिंदू उराव मिलेंगे आपको और ईसाई उराव मिलेंगे। जो हिंदू उराव हैं वो चंडी देवी, अंधेरी पाठ, गांव की देवी पाठ, सूर्य देव की पूजा करेंगे।
है ना। और जादू टोना पर इनका विश्वास बहुत ज़्यादा होता है। तंत्र मंत्र को जानकर जो देवी देवताओं का पुजारी होता है उसे पाहन कहा जाता है। पाहन धार्मिक पुरुष होता है, ये जादू तंत्र टोने जानता है। इनका पूजा ग्रह बगिया एवं युवा ग्रह धूमकेरिया कहलाता है। तो पूछा जा सकता है कि उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है, तो धूमकेरिया कहा जाता है। इसको हम पहले कम्युनिटी, जो यूट्यूब का कम्युनिटी होता है उसमें भी इस क्वेश्चन को पहले लगा चुके हैं कि युवा धूमकेरिया किस जनजाति का युवा ग्रह होता है, तो उराव जनजाति का। उराव जनजाति के पूजा ग्रह को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर करेंगे आप, बगिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगिया कहा जाता है। उराव के अनेक गोत्र टोटम से संबंधित होते हैं जिनके नाम पशु पक्षी मछलियों तथा वृक्षों के नाम पर रखे जाते हैं। अब उराव जनजाति के बाद हमें बात करनी है कवार जनजाति की। कवार जनजाति की बात कर लेते हैं। इसे कनवार या कमार जनजाति कहा जाता है। कमार में 8 उपवर्ग होते हैं जिनमें से एक तबर है जो स्वयं को तोमर राजपूत मानते हैं। तबर देखने में गौड़ के समान होते हैं। तो पूछा जा सकता है कि तबर जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो कमार जनजाति से संबंधित है और ये देखने में तोमर राजपूतों जैसे दिखते हैं। कमार जनजाति गढ़ चिन्हों तथा गोत्रों में विभाजित होती है और ये अपने गढ़ चिन्हों में वन्य पशुओं व आसपास की वस्तुओं जैसे सीसा, भंडार, छाता आदि का प्रयोग करते हैं। कवार जनजाति अपनी उत्पत्ति कौरव वंशी राजा दुर्योधन को बताते हैं। तो कौरवों का राजा जो दुर्योधन था ना, उससे अपनी उत्पत्ति ये बताते हैं कवार जनजाति के लोग। कमार जनजाति सैनिक कार्य को अर्थात फौज कार्य करने में अपना परंपरागत कार्य मानते हैं। तो सैनिक कार्य को अपना ही परंपरागत कार्य मानते हैं, इतना याद रखना है। कहाँ मिलेगी आपको कमार जनजाति देखने को, तो शहडोल, अनूपपुर, सीधी और सिंगरौली में आपको देखने को मिलेगी, इतना याद रखना है। यह एक छोटी जनजाति है जिसकी कुल जनसंख्या केवल 18,603 ही है। उपजातियां, इनके गोत्र की बात करें तो तंवर जो कि सबसे महत्वपूर्ण उपजाति है, छतरी, राठिया, पेंकरा, चेरवा और दूध कंवर, ये कंवर जनजाति के उपजातियां हैं। वहीं इनमें बहुत सारे गोत्र भी प्रचलित हैं। तो बांधवा हो गया, बिच्छी हो गया, बिलवा, बोकरा, चंद्रमा, चवर। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऐसी चीजें देखो पूछी नहीं जाती हैं, है ना, तो नहीं पूछी जाएंगी। सामाजिक विशेषता वही पितृसत्तात्मक परिवार होते हैं, है ना, और परिवार का मुखिया पिता को ही माना जाता है। कंवार जनजाति की पंचायत प्रत्यक्ष शासन का उत्तरदायित्व कुरहा यानी कि जो गांव का प्रधान होता है उसे कुरहा कहा जाता है और सरपंच पंचायत का मुखिया जो होता है उसे सरपंच कहा जाता है। कंवार जनजाति की अपनी परंपराओं में जाति पंचायत होती है। पंचायत का प्रमुख जो होता है नोटिया होता है। कौन होता है पंचायत का प्रमुख? नोटिया होता है। गांव की पंचायत के अतिरिक्त 7-8 गांव को मिलाकर चक पंचायत होती है। तो कंवार जनजाति में 7-8 पंचायतों को मिलाकर चक पंचायत बनती है। चक पंचायत ग्राम पंचायत के निर्णय को नहीं हो पाता तो मुद्दा चक पंचायत में लाया जाता है। इसके बाद 7 उपजातियों को सतगड़िया पंचायत होती है। किसी होती है? सतगड़िया पंचायत होती है। ये कमार समाज की सर्वोच्च पंचायत होती है। इसका निर्णय मानने को सभी बाध्य होते हैं। दुबे के अनुसार कमार जनजाति की अदालती कार्यवाही उचित न्याय पर आधारित होती है। तो दुबे के अनुसार, ये कोई इतिहासकार होंगे, कौन से दुबे हैं पता नहीं। कमार जनजाति की अदालती कार्यवाही उचित न्याय पर आधारित होती है और इनका कमार जनजाति का जो आवास है, निवास है, इनके साथ अन्य जनजाति के लोग भी निवास करते हैं। कमार जनजाति के मकान मिट्टी से बने होते हैं। घर के अंदर अनाज रखने के लिए खोड़िया यानी कि कोठी बनाई जाती है। तो अनाज रखने के लिए क्या बनाई जाती है? खोटिया, कोठी बनाई जाती है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। मुर्गा का मांस खाना व शराब पीना वर्जित है इनमें। और वस्त्र एवं आभूषण की बात करें तो स्त्रियां बहुत से आभूषण हैं, जैसे हाथ में कंगनी, चूड़ी, ऐंठनी, बाहों में नागमोटी, पहुंची, गले में सूता, चांदी के सिक्कों का हार, कान में सुतना, नाक में फुलिया, पैरों में पैरी, साटी आदि पहनती हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की बात करें तो इनके जन्म संस्कार में कंवार जनजाति में प्रसव बुजुर्ग महिला या दाई द्वारा घर में ही कराया जाता है और प्रसव के बाद प्रसूता को 3 दिन तक भोजन नहीं दिया जाता है। तो कंवार जनजाति में ऐसा किया जाता है। अभी ऐसा पहले हमने एक जनजाति में और देखा है, कौन सी है वो जनजाति? जल्दी से कमेंट करिएगा। यही तो है रिवीजन का फायदा, है ना।
विवाह संस्कार की बात करें तो कुमार जनजाति में विवाह संस्कार जाति के बुजुर्ग व्यक्ति ही संपन्न कराते हैं और विवाह 5 चरणों में पूरा होता है। विवाह रस्म में मंगनी होगी, द्वारा मांगा होगा, रोटी तोड़ना होगा, विवाह एवं गौना रस्म अपनाई जाती है। कमार जनजाति में गुराबट तथा घर जमाई प्रथा ही प्रचलित है और विधवा को चूड़ी पहनने तथा पुनर्विवाह की अनुमति है। संगोत्रीय विवाह वर्जित है। मृतक को व्यक्ति को जलाने की प्रथा है। तीसरे दिन तीज नहाने की रस्म पूरी की जाती है और 10वें दिन पुरुषों का एवं 9वें दिन स्त्री मृतक का दाह कर्म किया जाता है। बच्चे की मृत्यु होने पर उसे जमीन में गाड़ देते हैं एवं 5वें दिन ही भोज कर देते हैं। नृत्य में आपको कुमार जनजाति के नृत्य में कर्मा नृत्य, सुआ नाच, भोजली नृत्य, राम सप्ताह, रहस्य आदि याद रखना है। और स्त्रियां सुआ गीत, भोजली गीत, पुरुष सप्ताह, राम गीत, फाग गीत आदि गाती हैं। इन जनजाति का प्रमुख नृत्य है बार। तो पूछा जाए कवार जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, तो इसको तो आप लिख लो अलग से, बार जो है वो कवार जनजाति का प्रमुख नृत्य है। इतने सारे जो नृत्य ऊपर देखे हैं ना, इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा अगर तो इसी से आएगा क्वेश्चन, है ना। पर्व एवं त्योहारों में जो हिंदुओं के त्योहार हैं वही याद रखने हैं। कुमार जनजाति के प्रमुख देवी देवताओं में दूल्हा देव, सगाई देव, ठाकुर देव, तो वही देवता याद रखने हैं जो अभी पहले हम पढ़ते आ रहे हैं। ये लोग फौज को अपना परंपरागत काम मानते हैं, सेना को, तो एक तो ये याद रखना है। कुमार जनजाति मुख्यतः व्यवसाय कृषि भी है, तो इसको भी याद रखना है। और संख्या में बहुत ही कम बचे हुए हैं, तो कृषि भी करते हैं और सेना में भी जाते हैं, तो इतना काम करते हैं ये। जंगलों में महुआ, तेंदुपत्ता, महुल पत्ता, चार, गोंद, हर्रा, धबई और फूल आदि से भी आय अर्जित करते हैं। मतलब जो वन के संसाधन है उनको भी इकट्ठा किया करते हैं। तो ये तो थी कंवार जनजाति। अब हम खैरवार जनजाति की बात करते हैं। अब यहाँ से छोटी छोटी जनजातियां मिलेंगी, ज़्यादा बड़ी जनजातियां नहीं होंगी, तो जल्द ही ये टॉपिक जो हमारा अन्य जनजातियों वाला अध्याय है कंप्लीट हो जाएगा। खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण इन्हें खैरवार कहा जाता है। और मुंडा समूह की जनजाति है। किसकी है? मुंडा समूह की जनजाति है। कहाँ मिलेगी खैरवार जनजाति? ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में देखने को मिलेगी आपको खैरवार जनजाति। पन्ना छतरपुर में खैरवार जनजाति को कौनदार के नाम से जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि पन्ना छतरपुर साइड मध्य प्रदेश में खैरवार जनजाति को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कौनदार नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मंडला में विंध्य क्षेत्र में कत्था निकालने वाले खैरवारों को खैरुआ कहा जाता है। तो जो कत्था निकालते हैं विंध्य क्षेत्र में और मंडला में, उनको खैरुआ कहा जाता है। खैरवार जाति के पंचायत का मुखिया महतो मांझी कहलाता है। कौन कहलाता है? महतो मांझी कहलाता है। और बिरहोर स्वयं को खैरवार जनजाति की उपशाखा मानते हैं। कौन? बिरहोर। खैरवार कत्था निकालने के अतिरिक्त वनोपज संचयन भी करते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है और कर्मा नृत्य करते हैं। इतनी चीजें याद रखनी है। तो क्या याद रखना है खैरवार जनजाति के बारे में? खैर वृक्ष से कत्था निकालने का कार्य करते हैं, मुंडा समूह के हैं और ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया, सीधी, शहडोल, अनूपपुर में आपको देखने को मिलेगी। इनका जो मूल स्थान है खरियागढ़ है और इनको कौंदार कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ पर? कौंदार कहा जाता है। इनका जो पंचायत का मुखिया होता है महतो मांझी कहा जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। धानुका जनजाति की बात करें तो धानुका शब्द जो है वो धनुषक से हुई है। इसकी उत्पत्ति धनुष रखने वालों को धानुका कहा जाता है। ये धानुका जनजाति के लोग आपको भिंड, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, इंदौर, सतना जिले में निवास करते हैं। इन्हें विवाह सामान्यतः बाल अवस्था में धानुका जनजाति में विवाह हो जाता है। तो धानुका जनजाति में विवाह जो है वो बाल अवस्था में हो जाता है। सौर या सौर जनजाति की बात करें तो सागर में देखने को मिलेगी, विशेष रूप से दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योरपुर में भी देखने को मिलेगी। सौर लोगों में भवानी पूजा की जाती है, जिसका एक नाम दूल्हा देव भी है। बिंझवार जनजाति की बात करें तो बिंझवार जनजाति का विकसित वर्ग बिंझवार कहलाता है। बिंझवार मध्य प्रदेश की एक अल्पसंख्यक जनजाति है और यह मूलतः द्रविड़ियन परिवार की है। बिंझवार बैगा जनजाति की उपजाति है। तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसकी उपजाति है? बैगा जनजाति की उपजाति है बिंझवार। यह विंध्याचल पहाड़ी में देखने को मिलेगा आपको इनका निवास, और विंध्याचल पर्वत के ही मूल निवासी माने जाते हैं। विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर को अपना ये पूर्वज मानते हैं। किसके? तो माता विंध्यवासिनी के जो पुत्र हैं 12 भाई बेटकर, उनके पूर्वज कहलाते हैं ये। बिंझवार जनजाति प्रमुख रूप से बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में मिलेगी। बड़े बिंझवार, सोन बिंझवार, सोनाझार, बिरझिया, बिंझिया आदि इनकी प्रमुख उपजातियां हैं।
तो सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। देखो बिंजवार जनजाति में सिर्फ इतना याद रखो कि द्रविड़ियन परिवार की है, और बेगा जनजाति की बिंजवार जो है वो उपजाति है, किसकी? बेगा की। किसको अपना पूर्वज मानते हैं? तो 12 भाई बेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। सिर्फ इतना ही याद रखना है। और कहाँ निवास करती है? मंडला डिंडोरी में ये निवास करती है, इतना याद रखना है। प्रधान जनजाति की बात करें तो प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मंत्री। ये गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। प्रधान जनजाति के जो लोग हैं पहले गोंड राजाओं के मंत्री हुआ करते थे, इसलिए इनको प्रधान कहा गया। प्रधान को पटरिया भी कहा जाता है। इनकी मातृभाषा गोंडी है। पूछा जाए प्रधान की मातृभाषा तो गोंडी है, क्योंकि गोंड राजाओं के यहाँ ही कार्य करते थे। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। प्रधान गाथावाचक के रूप में भी जाने जाते हैं और संगीत गायन करते हैं। इनका जो जनजाति प्रदेश है ये पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी तथा बघेलखंड में आपको देखने को मिलेगी प्रधान जनजाति, इतना याद रखना है बस। मवासी जनजाति के लिए आपको याद रखना है कि जिनका निवास जो है वो छिंदवाड़ा, सतना, होशंगाबाद, भोपाल, पश्चिमी निवाड़ और बैतूल में देखने को मिलेगी। मवासी जनजाति के बारे में कुछ विशेष नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है। माझी जनजाति के बारे में भी याद रखने की जरूरत नहीं है। पाओ जनजाति के बारे में भी कुछ विशेष नहीं है। आंध या अंधी जनजाति के बारे में भी कुछ विशेष नहीं है। बस इतना याद रख लो कि ये द्रविड़ प्रजाति से संबंधित है। और पैनगंगा नदी घाटी की जनजाति भी कहा जाता है इनको। पैनगंगा किसकी? पैनगंगा नदी घाटी की। किंवदंती के अनुसार सातवाहन राजाओं की उत्पत्ति जो है वो आंध्र जनजाति से मानी जाती है। यह पॉइंट भी आंध्र जनजाति के बारे में याद रख लेना। बिहार जनजाति ये टीकमगढ़ एवं सीधी में पाई जाती है। तो पूछा जा सकता है कि बिहार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टीकमगढ़ एवं सीधी में। बिरहोर जनजाति ये झारखंड में की निवास जनजाति है। मध्य प्रदेश में शहडोल में देखने को मिलेगी बिरहोर। कोलम नागपुर विदर्भ की जनजाति है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी में देखने को मिलेगी कोलम जनजाति। नाम बस याद रख लो इनके, और कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है याद रखना। भिम्मा जनजाति एक घुमंतु जनजाति है, भिम्मा, इतना याद रख लो, है ना। कोरबा जनजाति में आपको याद रखना है, कोरबा जनजाति की जो पंचायत है उसे क्या कहा जाता है? मैयारी कहा जाता है, इतना याद रखो। और कोरबा जनजाति जो आपको पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, साथ ही मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ से लगे हुए सीमा क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। और हल्बा जनजाति के बारे में भी आपको याद रखना है। तो जब हम इनके क्वेश्चन लगाएंगे ना तो सारे के सारे जो आपके डाउट है ना क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है, तो हम लगाएंगे जरूर, है ना। अभी इस टॉपिक में इतना ही। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है उस पर हम बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कौन सा है हमारा अगला टॉपिक। तो ये सारे के सारे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं टॉपिक। जिस क्रम में सिलेबस में है उसी क्रम में इस टॉपिक में, इसमें किताब में, अध्याय में जोड़े गए हैं। तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों का योगदान। आपके जो लाइक शेयर है ना वो हमें बता देते हैं कि किस सीरीज को कितने समय तक चलाना है या किस सीरीज को बंद कर देना है। तो ऐसा ना हो कि बीच में ही किसी सीरीज को, मध्य प्रदेश जीके की सीरीज चल रही है, तथ्यवान की सीरीज चल रही है, अभी राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की सीरीज भी आनी है, यूनिट 7 भी की भी सीरीज आनी है, और निर्माण आयस की जो नई बुक आई है ना यूनिट 1 के लिए उसको भी सीरीज आनी है। तो बहुत सारी सीरीज आनी है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखो अगर व्यूज ही नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब है चैनल चलाने का? इससे अच्छा है कि फिर वीडियो ही ना अपलोड करें। तो इस बात का आप ध्यान रखो थोड़ा सा कि आप लाइक शेयर तो करते रहा करें ताकि व्यूज बढ़ते रहें, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। और आज भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की जयंती है, तो आप उनको जरूर एक बार नमन करिएगा। उनके जैसा व्यक्तित्व ना लाखों वर्षों बाद पैदा होता है, और अब ना जाने कब बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व इस धरा पर आएगा। हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके जैसे 1% गुण भी हम अपने अंदर ले आए ना तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी।